सो हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको डीएससी 7 हमारा जो वर्किंग विद इंडिविजुअल्स वाला सब्जेक्ट है, इसका यूनिट 2 बताने जा रहा हूँ मैं। तो अभी एक सेकंड देना मुझे। हाँ, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है हमारा सोशल वर्क के अंदर, सेमेस्टर 3 है ना। यूनिट 2 के अंदर हमारा क्या क्या है, ह्यूमन नीड्स हो गई, प्रॉब्लम हो गई, कुछ इंडिविजुअल्स हो गए, फैमिलीज हो गई, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसमें हम कोपिंग डिफेंस मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये फैक्टर्स इम्पैक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रोल। तो सोशल रोल क्या होता है और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फैक्टर्स हो गए गाइस इसमें, है ना, कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हमें रोल परफॉर्मेंस में इफेक्ट करता है। वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यही रहता है कि हम देखो, हम सबके अंदर एक यूनिक क्वालिटीज होती है, कुछ ट्रेट्स होते हैं। हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो हम अलग, हमको अलग पर्सन से अलग डिफरेंट करता है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये देखो, कुछ अच्छी चीजें रहती है इसमें जो हमें अलग बनाती है किसी और पर्सन से, है ना। ये हमारी क्वालिटी हो जाती है, अच्छी चीजें हो गई। ये जो डिफरेंस रहता है ना, ये हमें अफेक्ट करता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, लाइक हाउ पीपल थिंक, फील, बिहेव या रिस्पॉन्ड टू लाइफ सिचुएशंस। मतलब इसमें यही हो गया कि ये डिफरेंसेस क्या क्या चीज़ें रहती है, ये हमें काफ़ी इफ़ेक्ट करती है एक पर्सन को, कि वो किस तरीके से सोच रहा है, वो किस तरीके से कोई भी चीज़ महसूस कर रहा है ना, या किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है ना, और अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से नज़रिए से देखता है। वो सिचुएशन वाइज सिचुएशन भी डिपेंड करता है। तो इसमें देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें मदद करता है काफ़ी। क्यों? बिकॉज इट टेल्स वाई पीपल रिएक्ट डिफरेंटली। ये बताते कि वो रिएक्ट क्यों कर रहे हैं डिफरेंटली, अलग अलग तरीकों से, है ना, टू द सेम सिचुएशन। सिचुएशन सेम है लेकिन उनका रिएक्शन अलग 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 है पूरा, है ना। अब देखो, इसमें कुछ टाइप्स वगैरह भी हैं। तो ये आप इसमें से ऐसा नहीं है कि सारे ही लिखने हैं, दो तीन लिख लेना। थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें पहला टाइप तो आपका इसमें ये आ गया कि पर्सनैलिटी हो गया, है ना। पर्सनैलिटी आपका, कि आप किसी से कैसे बिहेव कर रहे हो, समाज में कैसे मिल रहे हो, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। जैसे एक बच्चा है, वो काफ़ी शाय है, मतलब शर्माता है ना। वेयर एज़ कोई दूसरा पर्सन है, वो आउटगोइंग है, वो लाइक आउट, मतलब खेलना-कूदना उसको ज़्यादा पसंद है, तो वो उसका पर्सनैलिटी है भाई, है ना। अब जैसा हो सकता है मेरा पर्सनैलिटी, मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। किसी और का पर्सनैलिटी हो सकता है कि वो, उसे गेम्स खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। ये पहला टाइप हो गया आपका। एबिलिटीज़ मतलब आप क्या चीज़ें सीख रहे हो, आपके अंदर क्या टैलेंट है ना? ये आपकी एबिलिटीज़ हो गई। ये हमें अलग बनाता है और लोगों से, है ना? अब बोलते नहीं कि आज के ज़माने में स्किल्स सीखो, डिग्री मैटर नहीं करती, है ना? वो क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्किल्स आपको अलग लो बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड से डिफरेंट बनाता है ना? और हो गया आपका, इसमें देखो काफ़ी सारे हैं, आप देख लेना। अब आते हैं हम ह्यूमन नीड्स के ऊपर। ये ह्यूमन नीड्स क्या है? ह्यूमन नीड्स आर ऑल अबाउट व्हाट पीपल नीड टू लिव, है ना। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, आप खुद बताओ। हमें रहने के लिए एक घर चाहिए, खाने के लिए एक सिंपल सा खाना चाहिए, और आज के ज़माने में तो इंटरनेट भी चाहिए, बट खैर वो छोड़ दो। हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना, पानी, पीना, है ना, और रहने के लिए थोड़ी-सी जगह मिल गई। ठीक है? ये हमारी बेसिक नीड है। ये हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन नीड्स। ठीक है? तो चलो, ये ह्यूमन नीड्स क्या होता है? ये बेसिक थिंग्स होती है जो हर पर्सन को चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए, और वो सेफ फ़ील कर सके। खुद का घर होता है तो हम सेफ फ़ील करते हैं ना, या फिर कोई ग्रोथ पर्पज़ के लिए हो गया। चलो, ये बेसिक नीड क्या-क्या है, जैसे खाना, पानी, पीना, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके भी कुछ टाइप्स है गाइस, इसको मैं बता देता हूँ। इसका पहला आ गया बेसिक, जो मतलब ठीक है, ये चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, खाना, पानी, पीना, है ना? ये एग्ज़ाम्पल मैं नहीं दूँगा, ये आप बना लेना, ठीक है? दूसरे नंबर पे हो गया सेफ्टी नीड्स, है ना? सेफ्टी नीड हमें मतलब प्रोटेक्शन चाहिए, किससे?
कोई हमें ज़्यादा परेशान ना करे। एक स्टेबल जॉब हो जाए हमारी, है ना? कि हम कमा रहे हैं, तो हम अपना रहना, खाना-पीना, बेसिक नीड भी पूरी हो रही है और थोड़ा-सा एक स्टेबल, ये सेफ्टी नीड आपका स्टेबिलिटी पे फ़ोकस करता है, ठीक है? जैसे एक परिवार के सदस्य में वो सेफ फ़ील करते हैं घर में, है ना? एंड अगर उनकी रेगुलर इनकम है, तो ये अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म हो गया, स्टेबल जॉब हो गया, है ना? या हेल्थ केयर हो गया आपका, ये सेफ्टी नीड्स के अंदर ही आ जाता है। ये फैमिली है जिसको एक घर चाहिए अच्छा-सा सेफ और रेगुलर इनकम चाहिए। तो इनके लिए सेफ्टी नीड ये है कि इनको एक अच्छा-सा सेफ घर चाहिए, है ना? और एक रेगुलर इनकम चाहिए। तो ये सेफ्टी नीड है इनकी। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे लव एंड बिलॉन्गिंग। इसका मतलब ये हो गया जैसे अ, हमारी जो कुछ नीड्स होती है ना, ह्यूमन की नीड्स होती है कि हमें कोई एक्सेप्ट करे समाज में, या फिर हमारे दोस्त हो या हमारी फैमिली रिस्पेक्ट करे, है ना? हमें उनसे थोड़ा-सा मतलब लव एंड केयर मिले, है ना? थोड़ा-सा फीलिंग एक्सेप्टेड, मतलब हमें एक्सेप्ट करे समाज में, ये सारी चीज़ें लव एंड बिलॉन्गिंग में आ जाएगा, है ना? जैसे बच्चे होते हैं, उनको अपने पेरेंट्स से क्या चाहिए होता है? उनको लाइक थोड़ा-सा लव चाहिए होता है और दोस्त बनाने होते हैं स्कूल्स में, दोस्त अच्छे चाहिए, है ना? ये सारी चीज़ें, बाकी ये दोनों आप देख लो, मैं बता देता हूँ फिर भी। एस्टीम नीड्स हो गई, जैसे आपको रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और फीलिंग वैल्यूड, ठीक है? थोड़ा-सा डिटेल में जाके सेल्फ डेवलपमेंट आप लिख सकते हो, मतलब खुद की डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन नीड्स का क्या रहता है कि हमें खुद को डेवलप करना है, हमें कुछ-कुछ चीज़ें सीखनी है, क्रिएटिविटी या लोगों की मदद करना हो गया, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे एक टीनेजर है, जैसे अगर वो छोड़ो, मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अगर मेरे को पता है कि मेरे को जैसे अ, अगर मेरा पैशन गिटार बजाना है, तो मैं गिटार बजाना वो किसी से सीखूँगा और उसमें आगे ग्रो करूँगा उस टैलेंट में, है ना? तो इसमें हम अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, जिसमें हमारी ग्रोथ आ जाती है ना, खुद को डेवलप करने लगते हैं, वो सेल्फ डेवलपमेंट में आ गए, ठीक है? अब आ गया कोपिंग डिफेंस मैकेनिज़्म। कोपिंग एंड डिफेंस ये दोनों अलग-अलग है। कोपिंग का बता देता हूँ। ये दोनों ही बेसिकली एक स्ट्रेस या फिर किसी प्रॉब्लम से डील करते हैं। स्ट्रेस मतलब ये हो गया, जैसे देखो हमारा पेपर है, कल हमने आज कुछ पढ़ा नहीं, अरे यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है? स्ट्रेस। मतलब मानसिक तनाव बोल सकते हो उसको, है ना? और या फिर प्रॉब्लम हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना? वो आप लिख लीजिए। और इसके बाद आ गया कोपिंग मैकेनिज़्म। ये होता क्या है? ये एक हेल्दी तरीका होता है, एक अच्छा तरीका माना जाता है कि जो भी स्ट्रेस होता है ना, उसको अच्छे से जो मतलब टफ सिचुएशन है, टफ मतलब मुसीबत की घड़ी है, है ना? आप उसको अच्छे से हैंडल कैसे कर पा रहे हो? कल पेपर है, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या कर रहे हो? आप अपना नोट्स बनाते हो। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? पीपीटी बना के। वैसे ही आप नोट्स बनाओगे, ये पॉइंटर लिखोगे, ये सिलेबस में आ रहा है, ये मैंने इस तरीके से बताया है, ये हो सकता है एग्ज़ाम्पल आपको इस तरीके से समझ में आया हो, है ना? तो आपने क्या किया? आप इसको अपना कोप अप कर रहे हो इस स्ट्रेस को। कैसे? अपना प्रिपरेशन करके, है ना? तो इस स्ट्रेस को आप हैंडल कर रहे हो, इस प्रॉब्लम को। क्योंकि कल मुश्किल वक़्त है भाई, टफ सिचुएशन है ना, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, आज पढ़ना है। तो अपना मैनेज कर रहे हो। डिफेंस मैकेनिज़्म एक ऐसा मैकेनिज़्म है, ये थोड़ा-सा अनकॉन्शियस रहता है। इसमें क्या रहता है कि ये भी अ, अगर हम चीज़ें कोप अप नहीं कर पाते, ये पहले वाले में तो हम कोप अप कर गए थे, मतलब हमने उसको डील कर लिया था, चीज़ों को अच्छे से, है ना? एग्ज़ाम हमने से अच्छे से पढ़ लिया हमने, थोड़ा-सा जैसे करके हम पास भी हो गए, ठीक है? हमने डील कर लिया। डिफेंस मैकेनिज़्म क्या है भाई? ये तो बहुत अनकॉन्शियस रहता है, मतलब ये एकदम से आता है रिएक्शन। क्या? आज पेपर है? हमें पता ही नहीं, एकदम से। फिर आप बोलते हैं, "अरे! नहीं, नहीं, ये तो ऐसे ही है।" तो ये क्या कर रहे हो? आप डिफेंड कर रहे हो अपने आप को, है ना? तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म में आ जाएगा। ये मेनली तब होता है जब आप सिचुएशन जितनी भी होती है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आपके हाथ में नहीं होती चीज़ें, ठीक है? अब कोपिंग मैकेनिज़्म इसमें देखो आपका काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। ठीक है? अब मैंने आपको बता दिया, अब इसमें देखो टॉकिंग टू समवन, किसी से बात कर लो, है ना? सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। जैसे जैसे अभी मैंने बताया ना कि एग्ज़ाम के लिए शेड्यूल बनाओ एग्ज़ाम से पहले, है ना? और रिलैक्स करो गाइस, रिलैक्सिंग में आ गया, अपना योगा करो। हो सकता है कुछ हॉबीज़ हो, बैडमिंटन खेलना हो, आपको अच्छा लगता हो, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है बैडमिंटन खेलना, लोगों के साथ घुलना-मिलना अच्छा लगता है समाज में, है ना? तो ये हो गया।
और आस्किंग फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगो, नहीं समझ ऐसा गलत थोड़ी ना है कि मदद मांगना अच्छा नहीं है, अच्छी बात है भाई। नहीं आ रहा समझ में, पूछो, मैम से पूछो, या नहीं आ रहा तो अपने दोस्तों से पूछो। आस्किंग फॉर हेल्प, अपने फैमिली में किसी से पूछ सकते हो, टीचर हो गया या किसी काउंसलर से भी पूछ सकते हो। अब आते हैं जी डिफेंस मैकेनिज्म। ये वो स्टेट होती है जिसमें हमने डिफेंस मैकेनिज्म, जहाँ पे चीजें वर्स्ट होने लगती है, जब हमारे हाथ से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, तो ये डिफेंड करने लगते कि ऐसा नहीं, अरे नहीं, ये तो ऐसा नहीं था। तो हम देखो, पहला तो हो गया डिनायल। डिनायल का मतलब हम मना ही कर देते हैं, है ना, कि हम ऐसा तो है ही नहीं। जैसे रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट समथिंग इज पेनफुल, हमने मना कर दिया, जैसे कि मैं ठीक हूँ भाई, जैसे मैं बड़े दर्द में हूँ, जैसे मेरा कुछ बहुत बुरी दास्तान बीत चुकी है, जैसे हो सकता है ना कि मैं मान लो कोई, जैसे मैं मान लो चलो पेपर में जैसे मेरे अच्छे मार्क्स नहीं है, या मेरे पेपर में ईआर लग गया, तो मैं बड़ा सैड फील करूंगा, है ना। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, चलो ठीक है, तो मैंने बोला आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर से भाई मैं दुखी हूँ भाई, क्यों, मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म में दिक्कत होगा, ईआर आ गया भाई, गलत है ना। तो मैं डिनाई कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करने से मना ही कर रहा हूँ बिल्कुल, हमें पता है ना। दूसरा हो गया प्रोजेक्शन। इसमें क्या रहता है कि हम अपने पे ब्लेम करके, जैसे गलती भले ही हमारी हो, जिसमें देखो अगर गलती मेरी है तो ठीक है, बट अगर मैं उस गलती को मान नहीं रहा हूँ और मैं बोलूँ कि यार ये तो तेरी गलती है ना, तो वो प्रोजेक्शन हो गया। अपने जो आपने जो गलती किया, अपनी गलती का इल्जाम किसी और पे डाल दिया, सिंपल। ये सेइंग यू आर एंग्री व्हेन यू आर अपसेट, है ना, आप समझ गए। आ गया अब थर्ड नंबर पे रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, एक्टिंग यंगर देन योर एज। अब बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हो, है ना, फालतू का रिग्रेट करने लगते हो चीजें को लेके, जैसे छोटी छोटी बात को लेके, या मतलब अपना क्या बोलते हैं, स्ट्रेस लेते हो ज्यादा, है ना, छोटी छोटी बात को लेके, जैसे अरे ये क्यों इस तरीके से क्यों नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, मतलब हर छोटी चीज में गलतियां निकालना, है ना, एक तरीके से ये हो गया। जैसे एक थ्रोइंग अ टेंट्रम व्हेन स्ट्रेस, है ना, या एन एडल्ट स्टार्ट्स क्राइंग एंड रिफ्यूजिंग टू टॉक ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट। मतलब एक कुछ घर में कोई बहस हो गई तो उसने मना कर दिया, मैं बात ही नहीं करूंगा, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी, वो बच्चों जैसा बिहेव कर रहा है, एक्टिंग यंगर देन योर एज, सिंपल। रैशनलाइजेशन का मतलब है मेकिंग एक्सक्यूजेस टू अवॉइड गिल्ट, है ना, मतलब मैं एक्सक्यूज बना रहा हूँ उस गिल्ट को अवॉइड करने के लिए, जैसे आई फेल्ड बिकॉज द टीचर डजेंट लाइक मी। होता है ना कि कई बार देखो, मैं अगर जैसे कोई फेल कर गया, तो वो एक्सक्यूज बनाएगा कि यार ये टीचर ने तो इतना मुश्किल पेपर बनाया था, ये तो सभी बच्चे को मतलब ऐसे ही था, अच्छे से उन्होंने पढ़ाया नहीं था, तो बस एक्सक्यूज बना रहे हैं, और वो अब उस गिल्ट को, जो वो फेल हो गए उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं इसमें हम फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या होता है जो हमें इम्पैक्ट करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, है ना। चलो, तो इसमें देखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमें इंडिविजुअली जो अफेक्ट करते हैं ना फैक्टर्स, इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला हो गया नेचर और नर्चर। ये क्या है भाई, है ना। तो नेचर मतलब मैं बताता हूँ आपको, रुक जाओ अभी बताता हूँ, बट उससे पहले ये देख लो, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो हम फेस करते हैं। अब देखो इसका टाइटल क्या है, फैक्टर्स इम्पैक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हाँ, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे हमें डेवलपमेंट करने में हमें रोक रही हैं, है ना, वो क्या चीजें हो सकती हैं। सिंपल आप ऐसे समझो, जैसे पैसे हो गए भाई, कम पैसे हैं मेरे पास, है ना, तो ये एक फैक्टर है जो हमारी पर्सनैलिटी ग्रोथ को रोक रोक रही है ना, बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं। कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई भाई, तो उसको अब जैसे मेरे को अस्थमा है, तो मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरे को कॉलेज जाने में प्रॉब्लम होती है ना, तो इसलिए क्या रहता है इसमें, मेरी जो ग्रोथ है ना, वो इस पे भी थोड़ा सा इफेक्ट करता है, तो मुझे भी फैक्टर है ये जो है ना, ये वो इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता। तो ये देखो अस्थमा यहाँ लिखा है ना। तो अब इसमें आता है रिलेशनशिप ट्रबल, जैसे आपका लड़ाई हो गई घर में, है ना, तो ये एक फैक्टर हो गया। आप किसी से नाराज हो गए, या उसने आपका लाइक ब्रेक वगैरह हो गया, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इमोशनल स्ट्रेस, आप बड़े दुखी हो, लोनली लोनली हो, अकेला महसूस करते हो। एग्जाम से पहले आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिल रहा, तो एक ये है कि डिप्रेशन हो सकता है ना।
उसके बाद वर्क और स्कूल प्रेशर, है ना? रहता है कि 90 प्लस लाओ भाई, 12th में तो बहुत हुआ है हमारे साथ कि इतने लाने ही लाने हैं, और टीचर एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे भाई घंटों तक बिठाती थी। तो एक एकेडमिक प्रेशर आप लिख सकते हो इसमें, जरूरी नहीं है सब लिख दो, दो तीन याद रख लो, जो जैसे एक मनी हो गया, हेल्थ हो गया या रिलेशनशिप हो गया, ये तीन याद कर लो, अपना हो जाएगा। चलो अब आते हैं हम नेचर में। ये नेचर क्या रहता है भाई? नेचर, देखो नेचर का मतलब समझो, नेचर मीन्स जो, ये वो वाला नेचर नहीं है जो पेड़ वगैरह है, पेड़ फूल पौधे वगैरह नहीं। नेचर ये वो वाला नेचर है जिसमें हम ट्रेड्स और एबिलिटीज की बात करें। मतलब जब हम पैदा होते हैं तो कुछ ऐसी चीजें जो हमें पेरेंट से मिलती, मेरे फादर से, हमें फादर से मिलती है, और कुछ ऐसी चीज जो हमें मदर से मिलती है। जैसे हो सकता है फादर की आईज काफी ब्लू थी, और उससे मदर, मदर का जो बिहेवियर था वो काफी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, तो वो एबिलिटीज मेरे अंदर भी आ जाएंगी। जैसे अगर मेरी मेरी हो सकता है आईज ब्लू हो, तो वो किससे आई है? फादर से। और अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, तो वो मेरी मदर साइड से आया है। तो इसे जेनेटिकली बोलते हैं, मतलब ये जनरेशन से पास ऑन होती रहती है। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये दीज कम्स फ्रॉम आवर जीन्स और हेरिडिटरी। जीन्स और हेरिडिटरी मतलब ये हमारे खून में ही आ जाता है एक तरीके से। हमारे कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं ना जो पास ऑन होती रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो इसमें क्या क्या चीजें रहती है, ये ट्रेड्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे बाय बर्थ। ऐसा नहीं कि हम इसको मना कर दे कि नहीं हमें चाहिए नहीं, ये बाय बर्थ रहता ही है। और ये नेचुरली नेचुरली डेवलप होता है। जैसे किसी, अब जैसे अभी मैंने बताया ना आई कलर हो गया, ऐसे और भी चीजें, जैसे हमारी हाइट काफी डिपेंड करती है इस चीज पे। उसके बाद आप क्या, ये नेचुरल टैलेंट हो गया। हो सकता है गिटार बजाता, हो सकता है मेरे खानदान में किसी को बहुत अच्छा लगता हो, या म्यूजिक में पैशन ज्यादा हो, तो मेरा भी टैलेंट उसी उसमें निकलने लगता है ना। तो हो सकता है मुझे भी फिर म्यूजिक अच्छा लगे। या फिर एक इमोशनल सेंसिटिविटी, मतलब लोगों को जानना, समाज में अच्छे से व्यवहार, मतलब समाज में ज्यादा अच्छे से रहना, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं ना, हाँ एक्सट्रोवर्ट रहना। तो एक वो हो सकता है एक्सट्रोवर्ट। ये बेसिकली जेनेटिक रहता है हमारे जीन्स में। ये देखो, आपको आपके लिए डायग्राम भी बनाए हैं थोड़ा सा। ये जेनेटिक्स हमारे डीएनए में आ जाता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। ये देखो, ये देख लो आप, आपके लिए मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा जैसे जैसे बनाया है। ये मदर है, ये फादर है। ये दोनों जब अपना ये दोनों जब, छोड़ो भाई, हाँ तो जैसे ये डॉटर है उनकी, है ना? तो ये इनकी जो डॉटर है, इनके अंदर अगर मान लो कुछ जैसे देखो, क्या देख सकते हैं अब, देखो यार, जैसे नेचुरल जैसे हाइट हो गई, तो हो सकता है इस, देखो इसकी हाइट बड़ी हो सकती है कि अपनी पेरेंट्स की, ये फादर साइड से हो, है ना? तो इसके फादर की हाइट अच्छी खासी हो। और मदर के बेसिकली आप मान लो एक नेचुरल टैलेंट है, या फिर इमोशनल सेंसिटिविटी है। तो वो इमोशनल सेंसिटिविटी इसके अंदर भी आ गई। तो दोनों का क्वालिटी ट्रेट्स है, ये जीन्स के थ्रू आया, डीएनए के थ्रू, है ना, इस डॉटर में। तो आपके लिए आसान तरीके से बताने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है फिलहाल आप समझ गए होगे। अब मैं इसमें एग्जांपल बताता हूँ नेचर का। एक बच्चा है, वो नेचुरली काफी अच्छा है म्यूजिक में, जैसे उसके फादर थे, जैसे उसके फादर थे, है ना? अब एक ट्विन ब्रदर है ना, ट्विंस। तो वो एक साथ अपना, मतलब शोज करते हैं सिमिलर हैबिट्स। वो सिमिलर हैबिट्स शो करते हैं क्योंकि उनकी मदर साइड से या फादर साइड से वही क्वालिटी ट्रेट्स दोनों में एक साथ आ गई, क्योंकि वो ट्विंस है ना। या पर्सन इज नेचुरली काम, या फिर एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब हम काफी पेशेंट है या फिर इम्पेशेंट है, वो काफी हद तक हमारे पेरेंट्स के उसमें भी डिपेंड करता है, जेनेटिक्स में भी। एंगर इश्यूज हो गए, है ना, थोड़ा सा। अब चलो देखो, नेचर तो मैंने आपको बता दिया। ये नर्चर क्या है भाई? नर्चर मतलब आपकी परवरिश। मान लो आप किसी और के घर में पैदा हुए, मतलब एक बच्चा है, ठीक है, वो किसी और के घर में, मतलब अगर वो एडॉप्टेड, अगर वो बच्चा एडॉप्टेड है, किसी ने अडॉप्ट किया है ना, ए- तो उसको जो परवरिश देंगे उसके होने वाले जो एडॉप्टेड पेरेंट्स है ना, अगर वो अच्छी रही तो वो अच्छा निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो जेनेटिक ही रोल प्ले करे ज्यादा।
मेनली हमारी परवरिश परवरिश डिपेंड करती है। मतलब अगर हम बड़े हो रहे हैं तो पेरेंट्स बोलेंगे नहीं ये चीज़ गंदी है, इसको नहीं खाते, या फिर ऐसे नहीं ऐसे करो, और वो सिखाते हैं आपको हर चीज़ पे स्टेप बाय स्टेप। तो आपकी परवरिश काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो ये नर्चर हो गया। नर्चर रेफर्स करता है कि एनवायरनमेंट में आप कैसे इन्फ्लुएंस करो। ये आपका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, दोस्तों से भी आ जाता है कई बार। आपके दोस्त अच्छे खासे हैं ना, तो आप अच्छे खासे आपके दोस्त होंगे तो आपका डेवलपमेंट में अच्छा रहेगा। तो अगर आपका दोस्त मतलब ऐसा लाइक सिगरेट वगैरह में लाइक वो, या आपका अच्छा ना हो, पीयर ग्रुप अच्छा ना हो, है ना, क्लब्स में जाते हो, पार्टीज वगैरह करते हो, तो आप भी फिर आपका बिहेवियर फिर आप भी इन्फ्लुएंस होने लगोगे कहीं ना कहीं, है ना। तो गलत संगत में जाओगे थोड़ा थोड़ा, तो नेचर परवरिश फिर आपकी थोड़ी सी बिगड़नी चालू हो जाती है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफी हद तक आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपकी जो लर्निंग हो गई है ना। हो सकता है एक बच्चा जैसे शुरू से पढ़ने में अच्छा ना हो, बट उसकी परवरिश परवरिश इतनी अच्छी कर दी कि वो कोई भी सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर सकता है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, तो मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था भाई, स्टार्टिंग से। लेकिन मेरी परवरिश इतनी अच्छी होगी कि आज मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और अपना लर्निंग भी कर रहा हूँ गाइस। और यही नहीं, अपना पर्सनैलिटी डेवलप भी कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। बट फिर भी बैकलैश रहेगा समाज की तरफ से, आप कभी घबराना नहीं, है ना। तो थोड़ा सा पर्सनल हो गया, चलो छोड़ते हैं। उम्मीद है आप नर्चर समझ गए होगे, मतलब हमें किस तरीके से पाला जा रहा है ना। तो ये इसमें कुछ चीज़ें आती है, जैसे मैनर्स हो गए, आपको बताते नहीं है कि ये अच्छे मैनर से बुरे मैनर से, बिलीफ हो गई, कुछ लैंग्वेज हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके एग्जाम्पल देख लो। ये बच्चा सीखता है कि बच्चा अपना लाइक सीखता है कि पोलाइटली कैसे बात करें, वो अपने पेरेंट्स से ही सीखेगा। अभी केबीसी में अभी बताता हूँ मैं आपको। वो बच्चा काफ़ी बोल नहीं रहा था कि अमिताभ बच्चन के सामने कि अरे नहीं नहीं ये तो मुझे पता है, रूल्स पहले से ही पता है, नहीं आप मुझे बताओ, आप मुझे मत बताओ, है ना। और जैसे ही क्वेश्चन आ रहा था तो वो कह रहा था नहीं ऑप्शन मत बताओ, मैं खुद मुझे पता है तो मैं इधर ही कर दू। तो उसका बिहेवियर काफी डिसएग्री मतलब अच्छा नहीं था। तो वो हो सकता है वो उसकी परवरिश अच्छी नहीं थी। अब काफी लोग कमेंट करके बोल रहे हैं ना कि उसके पेरेंट्स ने अच्छी परवरिश नहीं दी, तो वो परवरिश क्या है, यही तो नर्चर है भाई, नर्चर, है ना। उम्मीद है आपको समझा दिया इतने अच्छे एग्जाम्पल से। अब देख लो नेचर, ये पहला आपको समझाया नेचर, फिर समझाया नर्चर। अगर ये नेचर नर्चर दोनों साथ में आ जाए, मतलब आप पढ़ने में अच्छे हो, है ना, या आपका किसी उसमें टैलेंट अच्छा है, जैसे गिटार बजाने में आपको म्यूजिक से आपके पेरेंट्स को काफी अच्छा लगाव है, मदर साइड से भी आपको ये ट्रेट्स मिली है एक्सट्रोवर्ट की ट्रेट, है ना, नेचर मतलब आपके डीएनए में आ गई है मम्मी पापा के थ्रू आपके में। और वैसे ही अगर आपको परवरिश परवरिश मिल जाए साथ में, तो अगर मान लो गिटार का कोचिंग आपको दे दिया, है ना, ट्यूशन क्लासेस दे दी गिटार की, तो आप तो फिर उस फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाओगे गाइस, है ना। तो बस यही है, ये आपकी पर्सनैलिटी को देखो, ये दोनों जब साथ में इंटरेक्ट करने लगते हैं ना, नेचर नर्चर, तो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है और बिहेवियर और डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब देखो इन्फ्लुएंस कंबाइन, जैसे एक बच्चा है वो इनहेरेंट करता है आर्टिस्टिक टैलेंट, जैसे अभी मैंने बताया गिटार वाला, है ना। तो वो नर्चर मतलब पेरेंट्स के थ्रू आया है वो, है ना। बट उसको क्लासेस चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए क्लासेस चाहिए, वो अभी थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा है ना। तो परवरिश अच्छी मिलेगी तो वो बढ़ जाएगा आगे, है ना, और अच्छे से। तो सारा गेम परवरिश का ही है, और काफी हद तक ये नेचर जो मतलब हमारे पेरेंट्स के थ्रू डीएनए में आ जाती है ना चीजें हमारे अंदर, उस पे भी डिपेंड कर देती है काफी सारी चीजें। ठीक है। अब देखो, जैसे एक बच्चा काफी एंग्जाइटी इश्यूज फेस कर रहा है, हो सकता है उसकी मदर साइड से आया हो, है ना, उसकी मदर साइड से आया हो, उसकी मदर भी काफी इम्पेशेंट रही होंगी थोड़ी बहुत। तो लेकिन वो धीरे धीरे कोप अप करना चालू कर, मतलब वो अपने जो एग्जाइटी है उसको कंट्रोल करने लगता है, इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो उसको परवरिश अच्छे से मिल गई है गाइस, है ना। तो परवरिश अच्छी है तो हम उस चीज को, जो बुरी चीज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक अच्छी बात ये है नर्चर में, है ना। तो चलो, उम्मीद है आपको समझा पाया। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रोल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रोल परफॉर्मेंस। सोशल रोल का मतलब क्या होता है?
ये सोशल रोल मतलब आपको बताता है कि एक समाज में जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर का क्या काम आता है आप मुझे बताओ? ठीक, बिल्कुल सही। डॉक्टर का जो काम होता है वो लोगों का इलाज करना होता है, पेशेंट्स का, है ना? उसकी ड्यूटी यही रहती है कि वो लोगों का इलाज करे। आर्मी जो रहती है वो किस लिए रहती है? हमारी देश की रक्षा के लिए, है ना? या फिर कहीं आतंकवादी ने हमला कर दिया तो उसको रोकने के लिए। क्योंकि आर्मी का रोल क्या है? टू डिफेंड द कंट्री। टीचर का रोल क्या है? टू स्टडी, मतलब टू प्रोवाइड द एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड कराना टीचर का रोल है। सोशल वर्कर का क्या रोल हो गया? कम्युनिटी में काम करना। हाँ, ये मैंने लिखा बना के अच्छे से, कम्युनिटी में वर्क करना, है ना? तो ये रोल होता है जो आपको बताता है कि आपको ये करना ही करना है। एक पर्टिकुलर पोजीशन हमें मिलती है ताकि हम सोसाइटी में अपनी जगह बना सकें। ये जो रोल्स होते हैं ना, ये हमें ऑर्गेनाइज करते हैं सोसाइटी के अंदर। ये सोसाइटी के अंदर आपको ऑर्गेनाइज तरीके से जोड़ के रखती है और आपको बताती है कि गाइड करती है कि लो हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, है ना? तो रोल्स के अंदर देखो ये असाइन रहती है बाय सोसाइटी। सोसाइटी के थ्रू भी रहते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट का क्या क्या काम है? अच्छे से होमवर्क करना, थोड़ी सी पढ़ाई करना, थोड़ा सा खेल कूद हो गया, है ना? पेरेंट्स का काम क्या है? अपना घर में अच्छे से चीजें चलती रहे, है ना? और टीचर का क्या रोल हो गया? पढ़ाना बच्चों को। ये रोल होता है इनका, है ना? आपको हिंदी में समझा दे, आप इंग्लिश में भी आप लिखना हो तो आप बना के लिख सकते हो। देखो, इसका मतलब ये आ गया, इट्स हाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट। हम किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में। जैसे एक स्टूडेंट है, पेरेंट है, वो अलग अलग सिचुएशन में कैसे एक्ट कर रहे हैं ये भी काफी हद तक मायने रखता है। तो ये देखो रोल मैंने लिखा हुआ है, सोशल रोल, स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड। स्टूडेंट की हर कोई यही एक्सेप्ट करेगा, एक्सपेक्ट करता है कि स्टूडेंट अपना क्लासेस अच्छे से करे, होमवर्क अच्छे से करे, पढ़ाई करे और स्कूल में अच्छे से नियमों को फॉलो करे। रिश्तेदार जब आपके घर आते होंगे तो कहते हैं ना, कौन सी क्लास में हो? तो अच्छा इसमें हो, तो आप पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है ये अभी स्टूडेंट है, तो इसका काम क्या है, रोल क्या है, अभी पढ़ाई वगैरह अच्छे से करे, है ना? और स्कूल में जो रूल्स वगैरह हो, वो बाकी सारी चीज़ें उसमें आ गई। सोशल वर्कर हो, अच्छा, तो मतलब अपना एनजीओ वगैरह में काम करते हैं, हाँ, मतलब वर्किंग इन कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ के साथ, अच्छा, ओके, उनके साथ। डॉक्टर हो, अच्छा, डॉक्टर हो, तो अच्छा ठीक है, तो आप कितने मरीज़ों का इलाज करते हो? अच्छा, इतने का। तो अच्छा, अच्छा, तो मतलब क्या रोल है उसके लिए? पेशेंट्स, लोगों की मदद करना। अच्छा, आप एक माँ हो, ओके, मदर हो, तो घर में सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आपके बच्चे-वच्चे सब ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलते हैं ना कई बार। नहीं, नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब बच्चों की देखभाल करना हो गया या घर के खाने-पीने हो गया या घर सँभालना हो गया, है ना? ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको सोशल रोल अच्छे से समझा दिया। सोशल वर्कर का अब मैं रोल बताता हूँ। इसमें सोशल वर्कर का रोल रहता है कि हम लोगों की मदद करें, फैमिलीज़ को मदद करें, कम्युनिटीज़ में हेल्प करें, है ना? टू कोप अप विथ चैलेंजेस। कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे गार्बेज वाला एक बताया था। वो गार्बेज, एक कम्युनिटी में गार्बेज की वजह से काफ़ी स्मेल, मतलब प्रॉब्लम होने लगी, तो उसको चैलेंजेस को कोप अप करने में मदद करते हैं, है ना? तो दे एक्ट एज अ एडवोकेट, मतलब अगर कई बारी जरूरत होती है तो वो एडवोकेट की तरह काम करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो गया थोड़ा बहुत, है ना, बताते हैं, गाइड भी करते हैं आपको। उसके बाद काउंसलर्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें होगी। और देयर रोल चेंजेस, ये सोशल वर्कर के जो रोल होते हैं ना वो चेंज करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग। अगर आप स्कूल में हो तो आप काउंसलर के लिए आप काउंसलिंग करोगे, है ना? और अगर आप हॉस्पिटल में हो तो आप हॉस्पिटल में लोगों की मदद के लिए ही हो, है ना? तो सोशल वर्कर विल हेल्प द कम्युनिटी इन हॉस्पिटल टू पेशेंट्स, है ना, हु आर डायग्नोस्टेड बाय डॉक्टर। डॉक्टर ने जिनके डायग्नोस किया है, अब जैसे कैंसर पेशेंट्स का था, है ना? तो आप उनकी काउंसलिंग कर रहे हो हॉस्पिटल में या स्कूल में हो गया, उनकी मदद कर रहे हो, है ना? कम्युनिटी सेंटर आप बना के लिख सकते हो। अब एग्जांपल देख लो, स्कूल के अंदर सोशल वर्कर सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स का इमोशनली। बच्चों पे काफ़ी तनाव रहता है कि यार ये चीज़ है, इस तरीके से हो रही है, गलत हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, है ना? और कुछ बिहेवियर की इश्यूज रहते हैं, वो सारी चीज़ें सपोर्ट करता है कि स्टूडेंट्स को। अब आ गया आपका, ठीक है।
अब आ गया आपका यहाँ पे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स की मदद करना, फैमिलीज को हेल्थ प्रोवाइड करवाना, यही सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो, है ना? तो अब हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ें होगी कि पेशेंट्स को कैसे डील कर रहे हो सोशल वर्कर्स, है ना? या फिर कम्युनिटी में कैसे आप ऑर्गेनाइज करवाते हो प्रोग्राम्स को। जैसे एक आपका न्यूट्रिशन वाला सेशन हो गया, लोगों को बताने की आपको आपकी हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है और खाना किस तरीके से लेना है। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो गए, आप कम्युनिटी में रन करवाते हो, ऑर्गेनाइज करवाते हो। तो ये आपका रोल हो गया, बेसिकली सोशल वर्कर एज अ रोल, है ना? तो फैक्टर्स क्या है जो रोल इस रोल में आपका इफेक्ट करते हैं। या तो आपका रोल परफॉर्मेंस मींस हाउ इफेक्टिवली अ सोशल वर्कर फुलफिल्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, ये करेक्ट है। रोल परफॉर्मेंस का मतलब है कि सोशल वर्कर कैसे चीज़ों को, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करता है ना? फुलफिल करता है अच्छे से, इफेक्टिवली। तो ये प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल्स, पर्सनैलिटी, ये फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं आपके रोल परफॉर्मेंस में। अब देखो, सोशल वर्कर रोल और रोल परफॉर्मेंसेस हो गए ना। तो ये डेफिनेशन आपको उम्मीद है समझ गए होंगे। रोल परफॉर्मेंस का मतलब यही है कि सोशल वर्कर कैसे फुलफिल कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और कितना रिस्पॉन्सिबली वो इफेक्टिवली कर रहा है ना? तो इसमें देखो, फर्स्ट हो गया आपका प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर आपका आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग थ्योरी, मतलब वो सारी चीज़ें जैसे आपने जो पढ़ी हैं, जैसे थ्योरीज होगी, लॉज हो गए, है ना? कुछ टेक्निक्स हो गई ऐसी, जैसे सोशल केस वर्क हो गए, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है प्रोफेशनली। आपने जो चीज़ें सीखी, अभी सीख रहे हो ना, आप कॉलेज में हो, तो जो आपने कॉलेज में चीज़ें सीखी है ना, जैसे थ्योरीज हो गई, लॉज हो गए आपने, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिख देना। और एग्जांपल देखो, अ सोशल वर्कर ट्रेन्ड इन ट्रॉमा केयर। जो अगर ट्रॉमा ट्रॉमा केयर में अगर वो ट्रेंड है, तो वो सपोर्ट कर सकते हैं अब्यूजिव सर्वाइवर्स को, जो मतलब जिनके साथ बहुत ही गलत सिचुएशन में वो फंस गए हो, है ना? तो मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि वो बहुत गलत सिचुएशन में फंस गए हो और वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे। अगर वो बाहर आ जाते तो आप उनका ध्यान रख सकते हो, है ना? उनकी मदद कर सकते हो प्रोफेशनली, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपने, है ना? सेकंड नंबर पे आता है आपका पर्सनल क्वालिटीज़। आप एम्पैथी शो करना, पेशेंस, कम्युनिकेशन, ये कुछ ऐसी स्किल्स है जो एसेंशियल है, ठीक है? ये चीज़ें आप लिख देना। जैसे काम एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल वर्कर बिल्ड्स क्या करता है, ट्रस्ट। सिंपल। कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस है, ये पर्सनल क्वालिटीज़। समाज में किस तरीके से मिल रहे हो, अच्छे से मिल रहे हो कि नहीं, है ना? और पेशेंस तरीके से बात कर रहे हो, है ना? ओहो, एम्पैथी शो कर रहे हो थोड़ा सा, ये पर्सनल क्वालिटीज़ हो गई, है ना? एक तरीके से आप रिलेशन ही बिल्ड कर रहे हो थोड़ा सा। थर्ड नंबर पे आ गया ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। सपोर्ट हो गया, ठीक है? टू एसेस टू रिसोर्सेज ऑफ सुपरविजन, टीम वर्क हो गई। अब ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से रही चीज़ें, है ना? जैसे सोशल वर्कर विद अ सपोर्टिव टीम। अब मतलब आप एक सोशल वर्कर हो, अगर आप अकेले ही काम करोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर बट आपकी टीम है, 2-3 लोगों की टीम है, तो साथ में कितना अच्छे से हैंडल कर लोगे चीज़ें, है ना? और उस चीज़ को और जल्दी आप कंप्लीट कर लोगे इफेक्टिवली। तो इसका मतलब देखो, अब मीनिंग भी तो समझो ना। इसका मतलब ये रहता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितना इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हो। यही तो है रोल परफॉर्मेंस, बस इतना समझो आप। ओके, ठीक है, आप समझ गए होगे। फोर्थ नंबर पे है वर्कलोड एंड टाइम। जैसे सोशल वर्कर मैनेज कर रहे हैं काफी सारे क्लाइंट्स को, तो वो हो सकता है कुछ चीजें छूट गई, कुछ चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, ट्रबल कर रही हो, है ना? तो ये देखो नेगेटिव वे में भी इम्पैक्ट कर सकता है ना? तो ये है एक क्लाइंट कोऑपरेशन होता है। अ फैमिली ओपन टू काउंसलिंग शोज फास्टर प्रोग्रेस देन वन देन रेजिस्ट हेल्प। विलिंग ऑफ क्लाइंट्स टू एंगेज इम्पैक्ट आउटकम्स। अब देखो, जरूरी नहीं है कि ये सारे ही लिखना है। ये 3-4 मैंने बताया ना, ये 4 पॉइंट भी लिख दोगे इनफ है। ये तो आपको आपको वैसे ही बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है?